पूरे देश भर में चर्चा एक ही मुद्दे को लेकर हो रही थी अभी तक, और वो मुद्दा था भारत और पाकिस्तान युद्ध। जी हां, क्योंकि जंग जैसे हालात तो बन चुके हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि भारत और पाकिस्तान युद्ध की चर्चा के बीच सरकार ने अपना एक ब्रह्मास्त्र उसका इस्तेमाल किया है। तो जो सरकार ने अपना ब्रह्मास्त्र छोड़ा है, उसका आखिरकार क्या मतलब है, और आखिरकार क्यों ऐसे समय में जब भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध जैसे हालात हैं, कभी भी पाकिस्तान की तरफ से हमला हो सकता है, कभी भी भारत पाकिस्तान पर हमला कर सकता है, यह चर्चा हो रही है। और अगर युद्ध हुआ तो क्या एटमी तक बात आ जाएगी, क्या एटमी जंग तक बात आ जाएगी, क्योंकि दोनों देशों के पास एटम बम है, एटमी ताकत दोनों देशों के पास है। और लगातार पाकिस्तान से यह आवाज उठ रही है कि अगर भारत ने हमला किया तो पाकिस्तान एटम बम चलाएगा। बिलावल भुट्टो, मरियम नवाज, यहां तक कि शहबाज शरीफ, जो आर्मी पाकिस्तान के हैं मुनीर, वो इस तरीके की बातें कर रहे हैं। तो पाकिस्तान एटम बम चलाने की जहां धमकी दे रहा है, भारत जहां पाकिस्तान को कड़ा जवाब देने का मन बना चुका है, और ऐसे समय में सरकार ने साहब एक ब्रह्मास्त्र चला दिया। और अब चर्चा उसकी होने लगी जो मुद्दा अभी तक दबा हुआ था। वो मुद्दा है जाति जनगणना का। जाति जनगणना को केंद्र सरकार ने हरी झंडी दिखा दी, मोदी सरकार ने हरी झंडी दिखा दी। जिस जाति जनगणना पर इतना बवाल हो रहा था, जिस जाति जनगणना पर अनुराग ठाकुर ने भरी संसद में कहा था कि जिसकी खुद की जाति नहीं है वो जाति जनगणना की बात कर रहा है, जिसकी खुद की जाति का कोई पता नहीं वो जाति जनगणना की बात कर रहा है। यह अनुराग ठाकुर ने कहा था जब राहुल गांधी उस वक्त कह रहे थे कि जाति जनगणना पर सरकार रोक क्यों लगा रही है। जब उन्होंने यह कहा था कि किस तरीके से उस वक्त में भी एकलव्य का अंगूठा काट दिया गया था। एकलव्य जानते होंगे आप, और सबसे अच्छा धनुर्धारी एकलव्य था, लेकिन गुरु द्रोणाचार्य नहीं चाहते थे कि अर्जुन से बड़ा कोई धनुर्धारी हो। तो उस वक्त भी हालात ऐसे थे और आज भी हालात ऐसे हैं। तो क्या ऐसे समय में जब भारत पाकिस्तान के बीच तनाव के हालात हैं, ऐसे समय में क्या जाति जनगणना को हरी झंडी देना यह सरकार का सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक नहीं है? और मैं अपने दर्शकों को अब यहां पर दिखाता हूं कि कैसे जब राहुल गांधी जाति जनगणना पर अपनी बात रख रहे थे तो अनुराग ठाकुर ने यह विवादित बयान दिया था। क्या कहा था अनुराग ठाकुर ने, इसे जरा ध्यान से सुनिए। कि जात का पता नहीं वो गन्ना की बात करता है। तो ये देखा आपने, यानी कि जो जाति पूछ रहे थे, जो जाति पर सवाल खड़ा कर रहे थे, आज वो घुटनों के बल बैठ गए। और सरकार को झुकाने में सबसे बड़ा अगर किसी का रोल है तो वो राहुल गांधी का। राहुल गांधी लगातार जाति जनगणना पर सवाल खड़ा कर रहे थे, और आप देख लीजिए कि कैसे इस टाइम पर सरकार ने हरी झंडी दे दी। लेकिन अब आपको हम ये बताते हैं कि जाति जनगणना आखिरकार है क्या, जिसको लेकर हम देख रहे थे कि देश भर में इतनी चर्चा हो रही थी, इस पर सवाल खड़े किए जा रहे थे। ये कहा जा रहा था तुम्हारी जाति का पता नहीं, तुम जाति की बात करते हो। तो क्या है जाति जनगणना और इसको कराने की जरूरत क्यों पड़ी है,
ये रिपोर्ट आप देखिए। केंद्र की मोदी सरकार ने जाति जनगणना करवाने का फैसला किया है। लंबे समय से ये मांग चल रही थी, अब आकर केंद्र ने इसे हरी झंडी दिखाई है। अब जाति जनगणना के ऐलान ने पूरे देश की राजनीति में हलचल पैदा कर दी है। बड़ी बात यह है कि विपक्ष इसे अपनी जीत के रूप में देख रहा है। उसका तर्क है कि कांग्रेस और दूसरी समाजवादी पार्टियां लंबे समय ऐसे केंद्र पर दबाव बना रही थी, तब जाकर जाति जनगणना का ऐलान किया गया। अब यहाँ पर सवाल उठता है, जाति जनगणना का मतलब क्या है और इसकी जरूरत क्यों पड़ी है। जातिगत जनगणना का सीधा मतलब होता है कि देश में किसी जाति के कितने लोग हैं, इसके स्पष्ट आंकड़े सामने रखे जाएं। अब देश में जातिगत जनगणना पहले भी हुई है, लेकिन तब ओबीसी को उसमें शामिल नहीं किया जाता था। ऐसे में तब जब बात जातिगत जनगणना की होती है, सबसे ज़्यादा चर्चा इस बात की रहती है कि देश में ओबीसी वर्ग पर अब कितना बड़ा बन चुका है। आखिर इस समाज के कितने लोग देश में रह रहे हैं, इस पर भी जो जातिगत जनगणना करवाई जाएगी, सभी की नज़र सिर्फ इस बात पर रहेगी कि ओबीसी कितने प्रतिशत हैं। जातिगत जनगणना की शुरुआत अंग्रेजों के समय से हो गई थी। सबसे पहले साल 1931 में जाति जनगणना करवाई गई थी। अंग्रेजों के दौर में तो वैसे भी हिंदुस्तान के लोगों को जाति के आधार पर ही देखा जाता था। ऐसे में तब ऐसी किसी भी जनगणना का होना काफ़ी अहम माना जाता था। वैसे एक बात तो तब भी तय कर दी गई थी, हर 10 साल में जातिगत जनगणना करवाई जाएगी। ऐसे में 1941 में भी इस प्रक्रिया को किया गया, लेकिन तब आंकड़े सामने नहीं रखे गए। तर्क दिया गया कि जाति आधारित टेबल तैयार नहीं हो पाई, ऐसे में आंकड़े भी जारी नहीं हो पाए। फिर देश आज़ाद हुआ और 1951 में फिर जातिगत जनगणना करवाई गई। यहाँ पर पहली बार बड़ा खेल हुआ। इतने बड़े सर्वे में ओबीसी वर्ग को शामिल नहीं किया गया, सिर्फ अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों को जनगणना में रखा गया। 2011 तक ऐसे ही चलता रहा। जनगणना तो हुई, लेकिन ओबीसी वर्ग को लेकर ज़्यादा जानकारी सामने नहीं आए। असल में देश में जब मंडल कमीशन लागू हुआ था, तब कहा गया था कि देश में ओबीसी वर्ग की आबादी 52% है, लेकिन तब वीपी सरकार जिस 52% के आंकड़े तक पहुंची थी, उसका आधार 1931 का सेंसस था। ऐसे में उसे कितना सटीक माना जाए, यही सबसे बड़ा सवाल और तर्क भी है। तर्क दिया गया कि देश में समय के साथ ओबीसी की आबादी भी बदल चुकी है, काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। ऐसे में 52% का आंकड़ा कितना सही माना जाए। अब सवाल उन पार्टियों द्वारा सबसे पहले ज़्यादा उठाया गया जो चाहते थे कि जातिगत जनगणना करवाई जाए। वैसे सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने एक फैसले में साफ कर दिया था कि सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण की सीमा 50% से ज़्यादा नहीं हो सकती है। अब यहीं पर जाति जनगणना की बात करना ज़रूरी है। इसका विरोध करने वाले मानते हैं अगर ओबीसी की आबादी ज़्यादा निकले तो 50% की सीमा को भी तोड़ दिया जाएगा। कुछ का तर्क तो यह भी है, ऐसे किसी भी सेंसस से देश में और ज़्यादा बंटवारा हो जाएगा। ये रिपोर्ट आपने देखी, जिसमें विस्तार से हमने अपने दर्शकों को यहाँ पर दिखाया और बकायदा विस्तार से बताया भी। और अब आप ये भी सुनिएगा कि क्या यूपीए की सरकार ने 2011 में जाति जनगणना करवाई थी, क्योंकि ये कहा गया कि भैया जो जाति जनगणना है वो पहले नहीं हुई थी, या ये कहा गया कि पहले रोकी गई थी। और 2014 के बाद आप देख लीजिए कि सरकार जाति जनगणना कराने के पक्ष में नहीं थी। तो ऐसे में अब अपने दर्शकों को मैं यहाँ पर यह बताता हूं कि क्या यूपीए सरकार ने 2011 में जाति जनगणना कराई थी। अगर कराई थी तो उस वक्त कहां दिक्कत आ गई थी, एक रिपोर्ट आप देखिए। यूपीए सरकार के समय हुई 2011 की जनगणना की
एक्सरसाइज साल 2012 तक चली थी। 2012 के अंत तक जनगणना का काम पूरा हो गया था, लेकिन इसके 1 साल बाद साल 2013 तक भी जनगणना के आंकड़ों को अंतिम रूप नहीं दिया जा सका था। साल 2011 की जनगणना में जातियों की गिनती तो हुई, लेकिन इनसे संबंधित आंकड़े सामने नहीं आए। यही सवाल फिर खड़ा हो जाता है कि आखिरकार देरी हुई तो देरी हुई क्यों, और जब 2011 में भी जाति जनगणना करवाई गई तो कहाँ मामला अटक गया। दरअसल अपने दर्शकों को बता दें कि जहां मोदी सरकार ने जातिगत जनगणना पर हरी झंडी दिखा दी है, तो वहीं कांग्रेस पर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं। कांग्रेस के नेता यह दावा कर रहे हैं कि 2011 में जातिगत जनगणना कराई गई थी, जब संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यूपीए की डॉक्टर मनमोहन सिंह की अगुवाई वाली सरकार थी। वहीं भारतीय जनता पार्टी के नेता कह रहे हैं कि कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों ने जाति जनगणना के विषय का केवल अपने राजनीतिक उद्देश्य के लिए इस्तेमाल किया। जाति जनगणना का निर्णय सरकार की समाज और राष्ट्र के समग्र हितों के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है। दावे आज़ादी के बाद देश में पहली बार जातिगत जनगणना के भी हैं। क्रेडिट वॉर और दावों के बीच सवाल उठ रहे हैं कि क्या यूपीए सरकार ने 2011 में जो जातिगत जनगणना कराई वो अपने फायदे के लिए। ये रिपोर्ट आपने देखी और विस्तार से हम अपने दर्शकों को यहाँ पर बता रहे हैं। और यहाँ पर एक बात जो मैं अपने दर्शकों को बताने वाला हूँ, उसे और ध्यान से आप सुनिएगा कि जाति जनगणना ऐसे ही नहीं, जाति जनगणना ऐसे ही नहीं जो है सरकार ने इसको हरी झंडी दी है। 9 महीने और एक मीटिंग, 9 महीने और एक मीटिंग, ये बीजेपी की रणनीति है कि कैसे इतने समय से मंथन इस पर चल रहा था। भारतीय जनता पार्टी क्या इन्हीं चीजों का इंतजार कर रही थी? और इतने समय से अगर जातिगत जनगणना पर बीजेपी में मंथन चल रहा था, इतने समय से इस पर कई मीटिंग्स हो चुकी थी, अगर खाका तैयार कर लिया गया था तो इसको हरी झंडी क्यों नहीं दिखाई गई थी? और वो हरी झंडी तब दिखाई गई जब पहलगाम में हमला हुआ, निर्दोष लोगों को मार दिया गया और सरकार पर यह सवाल खड़ा होने लगा कि सरकार की ये फेलियोरिटी है, ये सरकार के सुरक्षा तंत्र की चूक है। क्योंकि धारा 370 खत्म हुए काफी समय बीत गया, लेकिन पुलवामा हमले के बाद में पहलगाम का हमला बहुत कुछ बोलता है। ये गृह मंत्रालय की फेलियोरिटी बोलता है, ये मोदी सरकार की फेलियोरिटी को बोलता है। और क्या इन्हीं फेलियोरिटी को छुपाने के लिए ऐसे समय में जातिगत जनगणना को हरी झंडी दी? और एक रिपोर्ट आप देखिए कि कैसे इतने महीनों से जो मंथन हो रहा था वो आखिरकार था क्या। रिपोर्ट आप देखिए। भाजपा और संघ के सूत्रों का कहना है कि इसके लिए लंबे समय से मंथन चल रहा था, लेकिन सही वक्त का इंतजार था। भाजपा सरकार और संघ नेतृत्व चाहते थे कि ऐसे वक्त में इसके बारे में फैसला किया जाए जब विपक्ष की ओर से इसका मुद्दा जोर पर ना हो। यानी सरकार और संघ चाहते थे कि यह संदेश ना जाए कि विपक्ष के दबाव में ऐसा फैसला हुआ है। यही वजह है कि जब हर किसी की नजर थी कि शायद मोदी सरकार पाकिस्तान के खिलाफ कोई एक्शन लेगी, तो चौंकाते हुए जाति जनगणना का ऐलान कर दिया गया। दरअसल आरएसएस ने बीते साल सितंबर की शुरुआत में ही केरल के पलक्कड़ में आयोजित अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा में जाति जनगणना का संकेतों में समर्थन किया था। संघ के प्रचार प्रमुख सुनील आम्बेकर ने प्रतिनिधि सभा की बैठक के बाद स्पष्ट किया था कि हम जाति जनगणना के पक्ष में हैं, लेकिन यह ध्यान रखा जाए कि इसका इस्तेमाल राजनीतिक लाभ के लिए ना हो। संघ की तरफ से उनका वक्तव्य था कि जाति का विषय बेहद संवेदनशील है, ऐसे में जाति
जनगणना को सामाजिक हितों को पूरा करने के लिए किया जाए, लेकिन उसका राजनीतिक इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। साफ है कि तब से ही आरएसएस इसके पक्ष में था और इसे लेकर शीर्ष नेतृत्व में मंथन भी चल रहा था। यही नहीं, संघ की राय के बाद भाजपा भी इस राह पर आगे बढ़ती दिखी। माना जा रहा है कि इस पर आखिरी फैसला मोहन भागवत और पीएम नरेंद्र मोदी की बैठक के बाद लिया गया। मीटिंग को लेकर कयास लगाए गए थे। शायद पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में एक्शन को लेकर मोहन भागवत कुछ संदेश देने गए हैं, लेकिन जब मोहन भागवत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो बैठक हुई, उस बैठक के बाद यह फैसला वाकई लिया गया कि अब जो फैसला लिया गया कि अब जातिगत जनगणना को हरी झंडी दिखाने का वक्त आ गया है और इसे हरी झंडी दिखा दी गई। तो आपने देखी, जातिगत जनगणना को सरकार ने हरी झंडी दे दी है, लेकिन अब आप ये भी देखिए कि जातिगत जनगणना को हरी झंडी देने के बाद इसका बहुत बड़ा असर उत्तर प्रदेश पर पड़ेगा और उत्तर प्रदेश से होके दिल्ली का रास्ता निकलता है। समझ रहे हैं आप? और 2027 में उत्तर प्रदेश के अंदर विधानसभा के चुनाव भी होने वाले हैं। यानी कि उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव से पहले बिहार में इस साल तो विधानसभा चुनाव है, भले ही उत्तर प्रदेश में अभी थोड़ा वक्त है 2027 में, लेकिन बिहार में तो इस साल है अक्टूबर नवंबर में। और बिहार विधानसभा चुनाव से पहले जातिगत जनगणना का कार्ड जो सरकार ने खेल दिया, ये साफ तौर पर बताता है कि इसका असर बिहार और यूपी पर तो पड़ेगा और कैसे यूपी की सियासत अब बड़े स्तर पर बदलेगी और क्या बदलाव यूपी की सियासत में होगा इस जाति जनगणना के बाद में, ये रिपोर्ट आप देखिए। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली मोदी सरकार ने देश में जाति जनगणना का ऐलान कर विरोधी दलों के पैरों तले से जमीन निकाल दी है। जिस मुद्दे के दम पर समाजवादी पार्टी यूपी में 2027 विधानसभा चुनाव में फतह हासिल करने का सपना देख रही थी, बीजेपी ने उसकी हवा निकाल दी। बीजेपी के इस फैसले के पीछे वो पिछड़ा वर्ग अहम माना जा रहा है, जिसके दम पर भाजपा ने यूपी में लगातार 2 बार सरकार बनाने में सफलता हासिल की है। भाजपा नहीं चाहती कि इस वर्ग में ऐसा संदेश जाए कि वो आरक्षण या पिछड़ों के हितों के खिलाफ है। लोकसभा चुनाव 2024 में जिस तरह पिछड़े और दलित वर्गों के लोगों ने सपा और कांग्रेस के समर्थन में वोट किया, उससे उत्तर प्रदेश में भाजपा का झटका लगा था। सियासी जानकारों की माने तो इन नतीजों के बाद से ही बीजेपी के अंदर से कई नेताओं द्वारा जातीय जनगणना का समर्थन करने का आवाज उठने लगा था। इस ऐलान के बाद बीजेपी मिशन 2027 में एक बार फिर से पिछड़ों और दलितों को अपने साथ लाने की कोशिश में है। माना जा रहा है इसका असर पार्टी के संगठन में भी दिख सकता है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी को भी 2027 के चुनाव को लेकर चिंता सताने लगी थी कि कहीं 2024 की तरह पार्टी को संघर्ष ना करना पड़े। इस चुनाव में सपा ने पीढ़ी और संविधान का नारा दिया था, जिसके बाद बड़ी संख्या में ओबीसी और दलित वोट बीजेपी से छिटक गया था। आरएसएस के चिंतन बैठक में भी यह मुद्दा उठा था, जिसके बाद केंद्रीय नेतृत्व नहीं चाहता था कि दोबारा ऐसे हालात बने। बीजेपी के कई पिछड़े नेताओं के साथ उसके सहयोगी दल भी जातीय जनगणना की मांग कर रहे थे। इनमें अनुप्रिया पटेल की अपना दल, सोनेलाल, ओम प्रकाश राजभर और संजय निषाद जैसे नेता भी शामिल हैं। बीजेपी नहीं चाहती है कि आने वाले चुनाव में उसे अपने सहयोगियों का विरोध भी झेलना पड़े। बीजेपी दोनों वर्गों के वोटरों को अपने साथ जोड़कर रखना चाहती है। बसपा के कमज़ोर होने के बाद बीजेपी की नज़र दलित वोट बैंक पर है। बसपा भी लगातार जातीय जनगणना के मुद्दों को उठा रही थी, वहीं सपा और कांग्रेस भी इन वर्गों को लुभाने की कोशिश में जुटे हैं। दोनों पार्टियां रणनीति बनाकर इन वर्गों की हिस्सेदारी बढ़ाने पर जोर दे रही है। ये रिपोर्ट आपने देखी, जिसमें विस्तार से हमने अपने दर्शकों को दिखाया और सबसे बड़ी बात यह है कि यही बार बार सवाल जो खड़े किए जा रहे हैं कि ऐसे समय में जातीय जनगणना सरकार का लाना आखिरकार क्या मकसद है, क्या सरकार ने यहाँ मास्टर स्ट्रोक खेला है। और हम अपनी कई रिपोर्ट दिखा भी चुके हैं अभी तक, जो कि जनता बहुत आसानी से समझ भी गई होगी।
और सुनिएगा कि तेलंगाना के जो सीएम हैं रेवंत रेड्डी, उन्होंने केंद्र सरकार को घेरा। रेवंत रेड्डी ने कहा कि इस केंद्र सरकार पर दबाव था, सरकार पर प्रेशर था। कई विपक्षी पार्टियां सरकार को इसमें घेर भी रही हैं। रेवंत रेड्डी ने जाति जनगणना को हरी झंडी देने के बाद, जो केंद्र सरकार ने हरी झंडी दी है जाति जनगणना को, उसके बाद में रेवंत रेड्डी ने क्या कहा है, ये रिपोर्ट आप देखिए। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने अगली राष्ट्रीय जनगणना के साथ जाति जनगणना कराने के केंद्र के फैसले की पहले तो तारीफ की। इसके बाद उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ने यह फैसला विपक्ष के दबाव के बाद लिया। उनका कहना है कि तेलंगाना सरकार को गर्व है कि ओबीसी सशक्तिकरण के लिए उसके कदम ने देश को प्रेरित किया। सीएम रेवंत रेड्डी ने कहा, दबाव में आकर केंद्र सरकार ने यह फैसला लिया। हम इस मुद्दे पर राजनीति नहीं करेंगे। हम प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में इस फैसले का स्वागत करते हैं। हम उनसे अनुरोध करते हैं कि अगर वे वास्तव में जाति जनगणना कराना चाहते हैं तो उन्हें केंद्रीय कैबिनेट मंत्रियों की एक समिति और फिर एक विशेषज्ञ समिति का गठन करना चाहिए और एक अध्ययन करना चाहिए। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने कहा, तेलंगाना में कांग्रेस सरकार बनते ही जनगणना में जाति जनगणना हम करके दिखाए हैं। इसके बाद हम विधानसभा में प्रस्ताव पास किए हैं कि केंद्र सरकार आने वाली जनगणना में जाति जनगणना करे। अगर नहीं किए तो बीजेपी को देश माफ नहीं करेगा। इसलिए सड़क से लेकर संसद तक इसको लेकर आवाज़ उठी है। दिल्ली जाकर जंतर मंतर पर आवाज़ बुलंद किए। इस बार पीएम मोदी को जाति जनगणना करनी ही पड़ेगी, नहीं तो वो दोबारा मैदान में नहीं आएंगे। ये रिपोर्ट आपने देखी, जिसमें विस्तार से हमने अपने दर्शकों को दिखाया। ये बहुत बड़ी बात है कि ऐसे समय में जाति जनगणना को हरी झंडी दी गई है जब पूरे देश का माहौल तनावपूर्ण है। भारत पाकिस्तान युद्ध की चर्चा इस वक्त होती या दिखाई दे रही है। तो ये अब देखना होगा कि क्या जो सरकार ने मास्टर स्ट्रोक खेला है इसका बड़ा फायदा होगा नहीं। आज के लिए इतना ही। फिलहाल आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।